तो अगर आप करते हैं सीटेट के परीक्षा की तैयारी और आपने अभी तक सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई नहीं किया है तो दोस्तों आप निश्चिंत हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक बैच का शुरुआत किया जिस बैच का नाम है अवतार बैच। और ये दोस्तों अवतार बैच के वीडियो लगातार हम लोग जो है लोड कर रहे हैं और मुझे आशा है कि आप लोग जो है उस अवतार बैच के जितने भी वीडियो है सारे टॉपिक पर उसे अवश्य ही देखते होंगे। तो दोस्तों आज का जो ये टॉपिक है वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को जो है बुद्धि। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है दोस्तों? बुद्धि। देखेंगे बुद्धि क्या है। तो बुद्धि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्धि को इंटेलिजेंस कहते हैं। अब देखेंगे बुद्धि क्या है। ठीक है, ध्यान से आप लोग जो है पूरे वीडियो को देखें, आपको सारे तथ्य समझ में आएंगे। बुद्धि क्या है? तो बुद्धि एक क्षमता है। बुद्धि क्या है मेरे दोस्तों? क्षमता है। बुद्धि क्या है? एक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्य पूर्ण कार्य करता है। मतलब वो क्षमता, आपके अंदर की वो क्षमता जिसके सहारे आप किसी भी उद्देश्य को पूरा करते हैं, अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं। आपके अंदर की वो क्षमता जिसके सहारे आप अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं, वही क्या है? बुद्धि है। ठीक है, आगे देखेंगे बुद्धि समस्या को समाधान करने की क्षमता है। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि बुद्धि जो है वो क्या है? समस्या को समाधान करने की क्षमता। जैसे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है, उसको समाधान करने की, जो समस्या है उसको सॉल्व करने की, आपको जो जीवन में कठिनाइयां आती है उसे सॉल्व करने की जो आपके अंदर क्षमता विद्यमान है उसे ही क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? बुद्धि कहते हैं। ठीक है, बुद्धि से व्यक्ति तर्क करता। ध्यान देंगे यहाँ क्या था? बुद्धि समस्या को समाधान करने की क्षमता, और बुद्धि से क्या व्यक्ति तर्क करता। आप जो किसी चीज के ऊपर तर्क करते हैं, ठीक है, जो तर्क करते हैं किसी भी चीज के ऊपर, वो उसमें बुद्धि क्या करता है? मदद करता है। तो तर्क करने में बुद्धि क्या करता है? मदद करता है। बुद्धि बहुआयामी होता है। बुद्धि क्या होता है? वो बहुआयामी होता है, यानी अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। अलग अलग कार्य को करने का बुद्धि अलग अलग होता है। बहुआयामी का क्या है मतलब दोस्तों? कि बुद्धि जो है अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे बुद्धि अस्थाई और परिवर्तनशील होता है। बुद्धि क्या होता है? अस्थाई और परिवर्तनशील। इसका तात्पर्य यह है कि जो आपके अंदर बुद्धि है, जितना बुद्धि आपके अंदर है वो क्या है? अस्थाई है, लेकिन उसमें परिवर्तन। जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, अगर उसको ठीक ढंग से अगर ट्रेनिंग दिया जाए तो वो अच्छे ढंग से पढ़ाएगा। अगर वो मेहनत की करे, अच्छे ढंग से पढ़ाने का प्रयास करे तो वो अच्छे ढंग से पढ़ाएगा। तो यही है परिवर्तनशील। यानी बुद्धि जो भगवान आपको दिया है, बुद्धि जो मनुष्य को भगवान ने दिया है वो क्या होता है? बिल्कुल अस्थाई होता है, लेकिन उसमें वातावरण के प्रभाव से या जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है उसके अनुसार उसमें परिवर्तन हो सकता है। लेकिन ईश्वर जो है सबको क्या देता है? जो बुद्धि देता है वो क्या है? बिल्कुल अस्थाई होता है। ठीक है, लेकिन वातावरण के प्रभाव से उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो बुद्धि क्या होता है? अस्थाई, और साथ ही साथ क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। बुद्धि अनुकूलन स्थापित करने में मदद करता है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ? बुद्धि जो वो अनुकूलन स्थापित करने में मदद करता है। इसका क्या मतलब हुआ मेरे दोस्तों? बुद्धि जो वो क्या है? अनुकूलन का मतलब मान लीजिए आप यहाँ के हैं, आप इंडिया के हैं, आप चले जाए इंग्लैंड में जाकर वहां के लोगों के साथ जो आप अपना सामंजस्य स्थापित करेंगे वो क्या है? बुद्धि है। वो क्या है? सामंजस्य स्थापित करने में बुद्धि जो है आपको मदद करता है। बुद्धि जो है आपको क्या करता है? मदद करता है। तो बुद्धि क्या करता है? सामंजस्य, अनुकूलन स्थापित करने में मदद करता है। आगे हम लोग देखेंगे बुद्धि के प्रकार। अब हम लोग देखेंगे बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में पूरे बने रहें, क्योंकि मैं आपको पूरे विस्तार पूर्वक समझाते हुए इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा। आगे बुद्धि के प्रकार। ठीक है, बुद्धि का प्रकार जो है वो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार के। बुद्धि का प्रकार थॉर्नडाइक के अनुसार, थॉर्नडाइक एक मनोवैज्ञानिक थे, थॉर्नडाइक महोदय के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? बुद्धि
तीन प्रकार के, किसके अनुसार? थॉर्नडाइक के अनुसार। पहला क्या है? सामाजिक बुद्धि। पहला जो हमने लिया वो क्या है दोस्तों? सामाजिक बुद्धि। देखेंगे सामाजिक बुद्धि क्या है। वैसी समान मानसिक क्षमता, ध्यान देंगे, वैसी समान मानसिक क्षमता से है। सामाजिक बुद्धि का तात्पर्य वैसी समान मानसिक क्षमता से है जो व्यक्ति को व्यवहार कुशल बनाता है। ठीक है, तो सामाजिक बुद्धि जो है वो वैसी समान मानसिक क्षमता से, आपके वैसी मानसिक क्षमता से जो आपको व्यवहार कुशल बनाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, सामाजिक कार्य में बहुत ज्यादा भाग लेते हैं, समाज में उनका बहुत इज्जत होता है। ठीक है, सभी उनके साथ रहते हैं, जहां जाएंगे 10 आदमी जमा हो जाएगा। तो वो क्या है, व्यवहार कुशल आदमी के साथ ऐसा होता है। जो व्यक्ति व्यवहार कुशल नहीं होगा वो बिल्कुल अकेला रहता है। ठीक है, तो व्यवहार कुशल सामाजिक बुद्धि जो है वो क्या करता है, व्यक्ति को व्यवहार कुशल बनाता है। वे व्यक्ति समाज सेवी होता है। वे हमेशा क्या करेगा, जिसके अंदर सामाजिक बुद्धि होगा वे हमेशा क्या करेगा, सामाजिक काम को करना पसंद करेगा। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है गांव में, आपके गांव में कोई फंक्शन है, तो बहुत सारे ऐसे आदमी है जो उस फंक्शन में क्या करते हैं, बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, और बहुत सारे आदमी जो एक बार भी उस फंक्शन में सम्मिलित नहीं होते। तो दोस्तों यही है सामाजिक बुद्धि। तो सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति क्या करते हैं, समाज सेवी होते हैं और सामाजिक कार्य करते हैं। क्या करते हैं, वो सामाजिक कार्य करते हैं। और ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर सामाजिक बुद्धि होता है वो क्या बनता है, नेता बनता है। जो सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं वो नेता, यानी हम कह सकते हैं नेता में जो है क्या होता है, सामाजिक बुद्धि होता है। व्यवसायी में भी क्या होता है, सामाजिक बुद्धि होता है। जैसे आपके गांव में कोई दुकान हो, आप सपोज दैट मान लीजिए आपके गांव में कोई दुकान हो, वो क्या करेगा, उसके जो अच्छे दुकानदार की पहचान होती है कि उसमें क्या होती है, व्यवहार कुशलता बहुत ही ज्यादा होती है। वो क्या, जो कोई भी उसके दुकान में जाएगा तो वो क्या करेगा, उससे हंस के बात करेगा, मीठी बातें करेगा। ग्राहक जो बोलेगा उसी में वो सहमत हो जाएगा, उसके विचार में हाँ में हाँ मिलाएगा, भले ही वो 2 रुपया बढ़ा के क्यों न ले ले, मीठी बातें करके 2 रुपया बढ़ा के क्यों न ले ले। इस प्रकार जो है गुण जो है व्यवसायी में होता है। सामाजिक बुद्धि का गुण किस में होता है, व्यवसायी में होता है। और समाज सेवी जो व्यक्ति होते हैं, जो सामाजिक कार्य करते हैं, उसमें भी सामाजिक बुद्धि कूट कूट कर भरा रहता है। और जो हमारे अध्यापक महोदय होते हैं, इनमें भी सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। आप देखे होंगे सामाजिक कार्य में अध्यापक जो है वो काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, क्योंकि उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है, सामाजिक बुद्धि। तो आपको अगर प्रश्न पूछ दिया जाए नेता में कौन सी बुद्धि होती है, तो कौन सी बुद्धि होती है मेरे दोस्तों, सामाजिक बुद्धि। और व्यवसायी में कौन सी बुद्धि होती है, सामाजिक बुद्धि। और समाज सेवी में तो सामाजिक बुद्धि होता ही है। और अध्यापक महोदय में भी सामाजिक बुद्धि होता है, क्योंकि आपने देखा होगा अपने गांव में अध्यापक जो है सामाजिक कार्य में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो पहला क्या था, सामाजिक बुद्धि। अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्या है, अमूर्त बुद्धि। यहाँ देखिए ये क्या है, अमूर्त बुद्धि। दूसरा बुद्धि जो है वो क्या है, अमूर्त बुद्धि। अब अमूर्त बुद्धि क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे बुद्धि, ध्यान देंगे, ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विषय पर चिंतन करते हैं। क्या करते हैं, अमूर्त विषय पर चिंतन करते हैं। जैसे दार्शनिक, कहानीकार, कलाकार, कवि और चित्रकार। क्या बोले, अमूर्त बुद्धि। वैसे ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विषय पर, जिसको वो नहीं भी देखा है उसके ऊपर भी वो चिंतन करता है। जैसे मनगढ़ंत कहानी बनाना। कहानीकार जो है किसी भी विषय को, टॉपिक को उठाकर उसमें जान डाल देता है और कहानी बना देता है। तो कहानीकार में कौन सी बुद्धि होती है मेरे दोस्तों, अमूर्त बुद्धि होती है। दार्शनिक जो होता है उसमें भी अमूर्त बुद्धि होता है। कलाकार में भी अमूर्त बुद्धि होता है। और कवि महोदय में भी अगर पूछ दिया जाए कि कवि में कौन सा बुद्धि होता है, तो आपको जवाब देना कौन सी बुद्धि, अमूर्त बुद्धि कवि में भी होता है। जो चित्रकार है, चित्र देखा, मान लीजिए कहीं जा रहा, रास्ते में चित्र देखा और घर में आकर उस चित्र को क्या करता है, उकेड़ देता है, उस चित्र को बना देता है। तो उनके अंदर भी क्या होता है, अमूर्त बुद्धि होता है। तो आपको अगर प्रश्न पूछ दिया जाए चित्रकार के अंदर कौन सी बुद्धि होती है, तो आपको क्या कहना है, अमूर्त बुद्धि होता है। जो यहाँ देखिए, जो बुद्धि दिखाई नहीं देता, अमूर्त बुद्धि क्या होता है, वो दिखाई नहीं देती है, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होता है। जो अमूर्त बुद्धि होता है वो क्या होता है,
भावना और विचार से संबंधित होता है। क्या होता है? भावना और विचार से। अमूर्त बुद्धि भावना और विचार से संबंधित होता है। अब देखेंगे आगे तीसरा जो है वो क्या है? मूर्त बुद्धि। तो पहला हो गया सामाजिक बुद्धि, दूसरा हो गया अमूर्त बुद्धि और तीसरा क्या है? मूर्त बुद्धि। अब देखिए मूर्त बुद्धि क्या है? प्रत्यक्ष में, क्या प्रत्यक्ष में जो हमारे सामने रहता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष में। हम जिन चीज को देखकर काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? मूर्त बुद्धि कहते हैं। जिन चीज को हम प्रत्यक्ष में देखकर काम करते हैं उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? मूर्त बुद्धि कहते हैं। जैसे कि एक मैकेनिक होता है, वो क्या करता है? मशीन को देखकर ही ठीक करता है, तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि है? मूर्त बुद्धि है। एक कारीगर है, जैसे मकान बनाता है, तो वो क्या करेगा? देखकर ही काम करता है, तो ये क्या होता है? मूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति प्रत्यक्ष में किसी भी चीज को देखकर काम करते हैं। तो प्रत्यक्ष में देखकर जो काम करेगा उसी के अंदर कौन सा बुद्धि होता है? मूर्त बुद्धि होता है मेरे दोस्तों। आगे देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे बुद्धि लब्धि। क्या देखेंगे हम लोग? बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र, बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र टर्मन महोदय ने, बुद्धि लब्धि का जो है संशोधित सूत्र टर्मन महोदय ने 1916 ईस्वी में दिया था। अब संशोधित सूत्र दिया था तो इससे पहले तो कोई न कोई सूत्र दिया होगा, तभी उसका संशोधन टर्मन महोदय 1916 ईस्वी में किया होगा। तो पहले जो सूत्र दिया था वो कौन दिया था? तो बुद्धि मापने का सबसे पहला परीक्षण बीने महोदय ने किया था 1905 ईस्वी में। बुद्धि मापने का पहला परीक्षण जो है वो किसने किया था? बीने महोदय ने 1905 में किया था। उसी का संशोधन किसने किया? ये टर्मन महोदय ने। कब? 1916 में। ध्यान देंगे 1905 में बुद्धि मापने का सबसे पहला परीक्षण किसने किया था? बीने ने किया था। इसी में संशोधन किसने कर दिया? टर्मन महोदय ने। बीने के द्वारा जो सूत्र दिया गया था बुद्धि मापने का, उसमें टर्मन महोदय ने 1916 ईस्वी में क्या कर दिया? संशोधन कर दिया। अब देखेंगे टर्मन महोदय ने बुद्धि लब्धि को किस प्रकार से मापा था। तो टर्मन महोदय ने बुद्धि को मानसिक आयु के रूप में मापकर अभिव्यक्त किया था। टर्मन महोदय ने बुद्धि को मानसिक आयु, जो मानसिक आयु है उसी रूप में मापकर जो है इन्होंने बुद्धि को मापा था। तो टर्मन महोदय ने बुद्धि को क्या किया था? ध्यान देंगे बुद्धि मापने का सबसे पहला परीक्षण, सॉरी टर्मन नहीं, बुद्धि मापने का सबसे पहला परीक्षण बीने तथा साइमन ने 1905 में किया था। ठीक है, इन्होंने बुद्धि को मानसिक आयु के रूप में मापकर अभिव्यक्त किया था। इन्होंने बुद्धि को मानसिक आयु के रूप में मापकर क्या किया था? व्यक्त किया था, अभिव्यक्त किया था। अब देखेंगे कि बुद्धि लब्धि का जो सूत्र, संशोधित सूत्र टर्मन महोदय ने दिया था वो क्या था? बुद्धि लब्धि का सूत्र। तो टर्मन महोदय ने जो संशोधित सूत्र दिया बुद्धि लब्धि का 1916 ईस्वी में, वो ये है। क्या है? बुद्धि लब्धि मतलब यानी आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु, जो बच्चे की मानसिक आयु है वो बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बाय वास्तविक आयु गुना 100। अगर आपको किसी बच्चे का आईक्यू निकालना है तो उसकी मानसिक आयु में किससे डिवाइड कर देना है? वास्तविक आयु से, और उसको 100 से गुना कर देना है। मानसिक आयु बाय वास्तविक आयु गुना 100 आपको कर देना है, उसका आईक्यू क्षमता निकलकर सामने आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं बुद्धि लब्धि के मान तथा उनके अर्थ। अब हम लोग देखते हैं बुद्धि लब्धि का मान कि कितना जो मान के अंतर्गत बुद्धि, कितने मान के अंतर्गत आने वाले बच्चे जो है क्या कहे जाते हैं बुद्धि लब्धि में। तो देखेंगे 25 से कम, जिनका आईक्यू 25 से कम है उनको क्या कहते हैं? जड़ बुद्धि वाले बालक कहते हैं। जिनका आयु 25 से कम, देखेंगे यहाँ ध्यान देंगे 25 से कम आईक्यू वाले बालक को कौन सा कहेंगे? जड़ बुद्धि वाला। जिनका 25 से 49 के बीच में आईक्यू होगा, 25 से 49 के बीच में आईक्यू होगा, 25 से 49 के बीच में आईक्यू होगा, उन्हें क्या कहेंगे? मूढ़ बुद्धि वाले कहेंगे। और 50 से 69, ध्यान देंगे 50 से 69 वाले मूर्ख बुद्धि वाले बालक के श्रेणी में रखे जाते हैं। 50 से 69 वाले मूर्ख बुद्धि वाले बालक के श्रेणी में रखे जाते हैं। वही 70 से
70 से 79 IQ वाले बालक मंद बुद्धि वाले बालक के श्रेणी में रखे जाते हैं। 70 से 79 वाले मंद बुद्धि वाले बालक के श्रेणी में रखे जाते हैं। वही 80 से 89, ध्यान देंगे यहाँ 80 से 89 IQ वाला बालक जो है वो समान बुद्धि से थोड़ा सा नीचे, समान बुद्धि से नीचे वाले का IQ कितना होता है 80 से 89। अब प्रश्न है दोस्तों, जो प्रश्न सबसे ज्यादा सीटेट में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, वो है सामान्य बुद्धि वाले बालक की IQ क्षमता कितनी होती है। समान बुद्धि वाले बालक की IQ क्षमता कितनी होती है, तो इसे आप बिल्कुल ही ध्यान रखेंगे। वो कितनी होती है 90 से 109। कितनी होती है मेरे दोस्तों 90 से 109। जो समान बुद्धि वाले बालक होंगे उनकी IQ जो होगी वो कितनी होगी 90 से 109 के बीच में, समान बुद्धि वाले बालक। अगला है समान बुद्धि से थोड़ा सा ऊपर, तो थोड़ा सा ऊपर 110 से 119 IQ वाला जो बच्चा होगा, 110 से 119 के बीच के IQ वाले जो बच्चे होंगे वो किस में आते हैं, समान बुद्धि से थोड़ा ऊपर। वही 120, ध्यान देंगे 120 से 129 के बीच में जिनका IQ होगा उनको कहते हैं तीव्र बुद्धि वाले बालक। 120 से 129 के बीच में जिस बालक की IQ क्षमता होगी उन्हें क्या कहते हैं, तीव्र बुद्धि वाले बालक कहते हैं। वही 130 से 139 के बीच में, 130 से 139 के बीच में IQ क्षमता जिस बालक की होगी उन्हें क्या कहेंगे, प्रखर बुद्धि वाले बालक के श्रेणी में रखेंगे। वही 140 से अधिक, ये भी प्रश्न कई बार सीटेट की परीक्षा में पूछे गए हैं कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि जो है, बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो वो 140 से अधिक होती है। तो एक बार इसको हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे मेरे दोस्तों। 25 से कम IQ वाला जड़ बुद्धि, 25 से 49 मूढ़ बुद्धि, 50 से 69 मूर्ख बुद्धि, 70 से 79 मंद बुद्धि, 80 से 89 समान बुद्धि से नीचे, और 90 से 109 सामान्य बुद्धि, 110 से 119 समान बुद्धि से ऊपर, 120 से 129 तीव्र बुद्धि, 130 से 139 प्रखर बुद्धि, और 140 से अधिक प्रतिभाशाली। तो दोस्तों अब आप बुद्धि लब्धि को बिल्कुल समझ चुके होंगे और IQ किस प्रकार से IQ क्षमता निकालते हैं वो भी जान चुके होंगे। आप अपना खुद का भी IQ निकाल कर देख सकते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे, एक बालक इसमें आया प्रतिभाशाली बच्चे जिनकी IQ क्षमता कितनी होती है 140 से अधिक। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा सा बताने के बाद, थोड़ा अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ाएं उसको थोड़ा सा हिंट कर दीजिए वो पूरा सवाल बना लेता है, यानी कि वो प्रतिभाशाली बालक के श्रेणी में रखे जा सकते हैं। अपने आप वो किसी का मदद लेना नहीं पसंद करता, खुद से कोई काम को कर लेता है, खुद से कोई काम को कर लेता, हमेशा कोई भी प्रश्न है कोई भी चीज उसमें क्यों लगा कर देखेगा कि ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न करते रहते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है, किसी भी चीज को जानने की जिज्ञासा होती है, खोजी परिवर्ती का होता है, हमेशा किसी भी चीज को खोज करना चाहेगा, आविष्कार करना चाहेगा, तो वो बच्चा किसमें आता है, प्रतिभाशाली श्रेणी में आता। अब हम लोग देखेंगे यहाँ क्या क्या लिखे हैं। प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता अपने में स्वतंत्र होते हैं। वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, अपने में क्या होता है, स्वतंत्र होता है। वो अपने ऊपर किसी का बंदिश नहीं चाहता है, चाहे वो सही करे या गलत करे, वो अपने ऊपर किसी का बंदिश नहीं चाहता। कौन सा बालक, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। आपने आसपास में देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो छोटे होंगे तीव्र बुद्धि के होंगे, वो क्या होता, ज्यादा नटखट होता, ज्यादा बदमाशी करता, वो किसी के अंडर में रहना नहीं पसंद करता, वो बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहता। तो प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र रहते हैं, ठीक है। तो वो कौन से बालक होते हैं, जैसे रामानुजम को कह सकते हैं वो क्या थे, प्रतिभाशाली बालक थे, ठीक है। राजेंद्र बाबू को कह सकते हैं वो क्या थे, प्रतिभाशाली बालक थे, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, हमेशा खोजी प्रवृत्ति का। APJ अब्दुल कलाम साहब का नाम ले लीजिए, वो भी क्या थे, प्रतिभाशाली बालक के श्रेणी में उनको भी रखा जा सकता है। तो इनमें आत्म क्षमता होती है, इनमें क्या होती है, आत्म क्षमता होती है। ये अपने क्षमता के अनुसार ही कोई काम को करना चाहते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, किसी का बंदिश अपने ऊपर नहीं चाहते हैं। खोज करने की क्षमता होती है इनके अंदर, खोज करने की क्षमता होती है, यानी आविष्कार करने की क्षमता होती है। किसी भी चीज का आविष्कार कर सकते हैं जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं,
ठीक है। इनमें क्यूरियोसिटी होती है यानी जिज्ञासा होती है, जो प्रतिभाशाली बालक होती है उनमें जिज्ञासा होती है। आपने देखा होगा आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे बालक हैं जो हमेशा प्रश्न करते रहते हैं, हमेशा पूछता रहेगा ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, यानी वो क्या है, जिज्ञासु है, वो किसी भी चीज को जानना चाहता है। तो प्रतिभाशाली बच्चे का उदाहरण होता है, प्रतिभाशाली बच्चे का विशेषता होता है कि वो क्या होता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होगा, वो सब कुछ को जान लेना चाहेगा, वो चाहेगा कितना ज्यादा से ज्यादा जान सके, ठीक है। तो वो कौन सा बच्चा होता है, प्रतिभाशाली बच्चे होता है। इन्हें ऐसे सपोर्ट की, देखिए इन्हें ऐसे सपोर्ट की जरूरत होती है जो समान बालकों के बीच में इनको नहीं मिल पाता है। प्रतिभाशाली बालक को ऐसे सपोर्ट की जरूरत होती है जो समान बालक के बीच में इनको नहीं मिल पाता, यानी स्कूल में उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता। जैसे सपोर्ट की उनको आवश्यकता होती है वैसा सपोर्ट इनको विद्यालय में नहीं मिल पाता। इसके चिंतन की क्षमता उच्च होती है, ये जो सोचता है, सोचने की प्रवृत्ति जो होती है इनमें वो बहुत हाई लेवल का होता है, बहुत ही ज्यादा उच्च होता है। चिंतन की किसी भी चीज के ऊपर जब ये विचार करेंगे प्रतिभाशाली बालक, तो इनके विचार करने की जो क्षमता होती है वो काफी उच्च प्रवृत्ति का होता है। तो प्रतिभाशाली बालक की ये सारी विशेषताएं कि ये क्या होना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है, आत्म क्षमता होती है इनके अंदर, और क्या होता है, खोजी प्रवृत्ति का होता है और जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। इनको ऐसे सपोर्ट की जरूरत होती है जो समान बालकों के बीच में इनको नहीं मिल पाता, यानी कि इनको विद्यालय में वैसा सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के वीडियो जब मैं लेकर आऊं उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप बहुत ही अच्छे नंबर से सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई कर सके। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों बुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि का सिद्धांत क्या है, तो दोस्तों बुद्धि का सिद्धांत, यहाँ हम लोग बुद्धि के 3 सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। बुद्धि के 3 सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। पहला सिद्धांत क्या है, एक कारक सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या है, एक कारक सिद्धांत। अब हम लोग देखेंगे एक कारक सिद्धांत होता क्या है, ठीक है। तो एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो बीने महोदय ने किया था। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था, बीने महोदय ने किया था। इन्होंने बताया कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में एक जैसे कार्य करती है। बीने महोदय ने एक कारक सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि जो सभी व्यक्ति है उनमें एक ही तरह का बुद्धि होता है और उसी बुद्धि के द्वारा सभी कार्य को वो करते हैं। एक ही बुद्धि के द्वारा सभी कार्य को किया जा सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये संभव बिल्कुल ही नहीं है कि एक ही प्रकार का बुद्धि सभी व्यक्ति में हो। मैंने पहले भी पढ़ा बताया आपको कि किसी व्यक्ति में सामाजिक बुद्धि होता है, ठीक है, बताया ना, किसी व्यक्ति में सामाजिक बुद्धि होता है, किसी में अमूर्त बुद्धि होता है, किसी में मूर्त बुद्धि होता है। लेकिन बीने साहब ने कहा एक कारक सिद्धांत के अंतर्गत कि सभी व्यक्तियों में एक जैसा ही बुद्धि होता है और उसी एक बुद्धि से वो सारे प्रकार के काम को करता है, जो कि बिल्कुल ही संभव नहीं लगता है। तो दोस्तों ये जो है एक कारक सिद्धांत किसने दिया था, बीने साहब ने। इन्होंने क्या कहा, सभी व्यक्तियों में एक ही जैसा बुद्धि होता है और एक ही बुद्धि से सारे कार्य को किया जाता है, ठीक है। दूसरा जो है वो है द्विकारक सिद्धांत। क्या है दोस्तों, द्विकारक सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन, ध्यान देंगे, द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था, स्पीयरमैन ने किया था। किसने किया था, स्पीयरमैन ने। द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, स्पीयरमैन ने किया था। अब देखिए ये इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने बताया कि बुद्धि 2 तत्वों से मिलकर बना होता है। स्पीयरमैन महोदय ने बताया कि बुद्धि जो है वो 2 तत्वों से मिलकर बना है। अब हम लोग देखेंगे वो 2 तत्व है क्या। तो इन्होंने पहला तत्व जो बताया वो है सामान्य तत्व। इन्होंने कहा कि एक सामान्य तत्व होता है जो हर व्यक्ति में सामान्य तत्व क्या होता है, जन्मजात होती है। सामान्य तत्व जो है इन्होंने कहा स्पीयरमैन महोदय ने कि हर व्यक्ति में सामान्य तत्व क्या होता है, जन्मजात होती है। यानी हर व्यक्ति में समान बुद्धि क्या होती है, जन्मजात, बाय बर्थ होती है, ठीक है। अगला है विशिष्ट बुद्धि। विशिष्ट बुद्धि यह दूसरे से अर्जित करने वाली बुद्धि है। ये दूसरे से अर्जित करने वाली बुद्धि है। इन्होंने कहा कि एक विशिष्ट बुद्धि होती है, दूसरी क्या होती है,
एक सामान्य बुद्धि, दूसरा क्या विशिष्ट बुद्धि। विशिष्ट बुद्धि दूसरे से अर्जित किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी भी चीज के बारे में, किसी भी विषय के बारे में बहुत अच्छे ढंग से ट्रेनिंग दे दिया जाए, आपने मेहनत करके किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया। कोई मैकेनिक है, मेहनत करके किसी काम को बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया, तो इसे ही इन्होंने कहा विशिष्ट बुद्धि, जो कि अर्जित की जाती है। लेकिन सामान्य बुद्धि सबके पास होती है, जो क्या होती है, बाय बर्थ होती है, जन्मजात होती है। किसने कहा? स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने कहा बुद्धि दो तत्व से मिलकर बना है, एक क्या सामान्य बुद्धि, दूसरा क्या विशिष्ट बुद्धि। सामान्य बुद्धि क्या होता है? वो जन्मजात होता है, और विशिष्ट बुद्धि क्या होता है? दूसरे से अर्जित किया जाता है, जो मेहनत के बल पे उस बुद्धि को अपने अंदर समायोजित किया जाता है। किसने कहा? तो स्पीयरमैन ने कहा। आगे हम लोग देखेंगे तीसरा, समूह तत्व कारक सिद्धांत। क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग? समूह तत्व कारक सिद्धांत देखेंगे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन महोदय ने किया। समूह तत्व कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था मेरे दोस्तों? थर्स्टन महोदय ने किया था। इनके अनुसार बुद्धि कई प्रकार के योग्यताओं का मिश्रण होता है। थर्स्टन महोदय ने कहा बुद्धि जो है कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण होता है। मुख्यतः इन्होंने 7 प्रकार के योग्यताओं का चर्चा किया। किसने? थर्स्टन महोदय ने। तो थर्स्टन महोदय ने क्या कहा? महोदय ने क्या कहा? बुद्धि जो है कई प्रकार के योग्यताओं का मिश्रण होता है। यानी कुल मिलाकर इन्होंने कहा मुख्य रूप से बुद्धि जो है 7 प्रकार के योग्यताओं का क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक है, अब देखेंगे, ठीक है, आगे देखेंगे कि 7 मानसिक योग्यता। अब इनके अनुसार क्या होती है वो 7 मानसिक योग्यता, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला क्या? वैचारिक भाषिक योग्यता। पहला क्या? वाचिक भाषिक योग्यता। कौन सी? वाचिक भाषिक योग्यता, यानी शाब्दिक विचार को समझना, शाब्दिक विचार को समझना और उनका उपयोग करना। इनके अनुसार वाचिक भाषिक योग्यता क्या हो गया? शाब्दिक, जो शब्द में हम लोग विचार रखते हैं उनको क्या करना? समझना और उनका शाब्दिक विचार को प्रयोग करना, शाब्दिक विचार का उपयोग करना ही वाचिक भाषिक योग्यता है। अगला है संख्यात्मक योग्यता। कौन सी योग्यता? संख्यात्मक योग्यता। गणितीय कार्य को जो हम लोग करते हैं, संख्यात्मक योग्यता क्या हो गया दोस्तों? जैसे गणितीय कार्य को करते हैं, जोड़ घटा गुना भाग, ये सब जो करते हैं ये संख्यात्मक योग्यता कहलाती है। किसने कहा? किसने कहा मेरे दोस्तों? थर्स्टन महोदय ने। अगला वस्तु परीक्षण की योग्यता, यानी वस्तु परीक्षण की योग्यता क्या हो गया? संबंध स्थापित करना। जैसा कि हम लोग ज्यामितीय समस्या को हल करने के लिए करते हैं, जब ज्यामितीय समस्या हम क्या करते हैं? संबंध स्थापित करते हैं। वो क्या आ गया? किसमें आ गया? वस्तु परीक्षण योग्यता। अगला आ गया प्रत्यक्ष परक योग्यता। कौन सा? प्रत्यक्ष परक योग्यता, वस्तु को शीघ्र पहचानना। प्रत्यक्ष परक योग्यता क्या हो गया? किसी वस्तु को बहुत जल्दी पहचानना। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं तो जैसे अक्षर देखते हैं तुरंत ही हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। तो इस प्रकार की योग्यता जो उनको क्या कहते हैं? वस्तु परीक्षण योग्यता। वस्तु परीक्षण योग्यता नहीं, प्रत्यक्ष परक योग्यता। अगला स्मृति योग्यता। देखेंगे स्मृति योग्यता क्या है? तो सूचना को धारण करना, सूचना को धारण करना, जो हम लोग पढ़ते हैं उसको अपने दिमाग में याद रखना, उसको अपने दिमाग में याद रखने की जो बुद्धि है उसे कहते हैं सूचना को धारण करना, सूचना को धारण करना। तो इसे स्मृति योग्यता कहते हैं। अगला तार्किक योग्यता, अमूर्त चिंतन। तार्किक योग्यता के अंतर्गत क्या आता? अमूर्त चिंतन, जो कि किसमें होता है मेरे दोस्तों? मैंने पहले बताया था अमूर्त चिंतन किसमें होता है। यहाँ देखिए, कहानीकार, कलाकार, कवि। कहानीकार, कलाकार, कवि में अमूर्त चिंतन होता है। तो तार्किक योग्यता के अंतर्गत क्या आएगा? अमूर्त चिंतन करना। अमूर्त चिंतन करने की जो योग्यता होती है वो तार्किक योग्यता के अंतर्गत आती है। अगला है शाब्दिक योग्यता। देखिए शाब्दिक योग्यता यहाँ लिखा हुआ है, जो कि 7वां योग्यता है। किसके अनुसार? थर्स्टन के अनुसार शब्दों के संबंध में चिंतन करना, शब्दों के संबंध में चिंतन करना। तो ये था शाब्दिक योग्यता, जो कि थर्स्टन महोदय का ये 7 योग्यता जो उन्होंने बताया था। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने बुद्धि को पढ़ा। अब हम लोग आगे बुद्धि का जो और टॉपिक, बुद्धि चैप्टर से और टॉपिक जो बचा हुआ है, जैसे कि बहुबुद्धि का सिद्धांत है, उसके बारे में अगले दिन पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर आपको सीटेट की परीक्षा बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है
तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हम लोगों ने सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई करवाने के लिए अवतार बैच की शुरुआत किया है, उसको ज्वाइन करें और उसके सारे वीडियोज को देखें। अगर आप उसके सारे वीडियोज को देखते हैं तो मैं 100% गारंटी लेता हूं आप निश्चित ही बहुत अच्छे नंबर से सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे। तो दोस्तों आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं बगल हो जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।